हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बुद्धि से रिलेटेड 2 से 3 टॉपिक के बारे में बताया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो बुद्धि के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो वो 10 सिद्धांत इसके अकॉर्डिंग जो है वो है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 सिद्धांत के बारे में दिया गया है जो आपको पढ़ना है। एक है आपका द्विकारक सिद्धांत और दूसरा है समूह कारक सिद्धांत। तो यही 2 सिद्धांत के बारे में आपको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह आपको यहाँ पे नोट्स बनाना है। आसान शब्दों में आपको नोट्स देखने को मिलेगा, एक बार पढ़ के आप आसानी से याद रख सकते हैं एंड एग्जाम में जो है वो लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कारक सिद्धांत के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, द्विकारक सिद्धांत। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विकारक एक ऐसा सिद्धांत जिसमें 2 कारक के बारे में बात की गई हो, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा सिद्धांत जिसमें 2 कारक के बारे में बात किया जा रहा हो। तो इस सिद्धांत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बनता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ लिखना है कि इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो 2 कारक कौन कौन से हैं? एक है आपका सामान्य कारक और दूसरा है आपका विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को हम लोग इंग्लिश में जनरल फैक्टर कहते हैं, जिसे जी फैक्टर के नाम से भी डिनोट किया जाता है। और दूसरा है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको एस फैक्टर्स के नाम से भी जो है वो यहाँ पे उच्चारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 कारक है, इसी 2 कारक के बारे में जो है वो वन बाय वन देखेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके विशेषताएं के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसी तरह विशिष्ट कारक के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसके विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। और इस तरह हमारा ये जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। इतना ही आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ने का है, ठीक है। तो सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर किसे कहते हैं? सामान्य कारक को स्पष्ट करते हुए स्पीयरमैन ने कहा है कि यह एक जन्मजात कारक होता है तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। तो सामान्य कारक क्या होता है? जन्मजात कारक होता है और विभिन्न व्यक्ति में जो भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में सामान्य कारक जितना अधिक होता है वह व्यक्ति मानसिक कार्य करने में उतना ही योग्य होता है। यानी कि जिस व्यक्ति में जितना सामान्य कारक होगा उसका जो उन्नति हम कह सकते हैं, या फिर किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होगी उसमें उतना ज़्यादा होगा। सामान्य कारक की विशेषताएं, तो यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह कारक जन्मजात होता है। उसके अलावा यह कारक सदैव समान रहता है। सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। यह कारक जिस व्यक्ति में अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा जीवन में अधिक सफल रहता है। यह कारक प्रायः जीवन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। सामान्य कारक पर प्रशिक्षण तथा अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विषयों का हस्तांतरण सामान्य कारक के द्वारा ही होता है। एंड नेक्स्ट है आपका दर्शन यानी कि फिलॉसफी, सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के सीखने में सामान्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या फिर समझे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केवल इसका डिफिनेशन जो कि एक तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ही उठा के लिखा गया है एंड इसके विशेषताओं के बारे में जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताने के लिए, जिसमें आपको बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या फिर समूह कारक सिद्धांत के बारे में लिखना होता है। अब हम लोग चलते हैं विशिष्ट कारक के बारे में, उसके बाद हम फिगर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? तो व्यक्ति कई प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है। इन मानसिक क्रियाओं में कुछ कारक ऐसे हैं जो मानसिक क्रिया एक में होने पर दूसरे में नहीं पाई जाती, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था कि एक ही प्रकार के कारक जो है वो उपस्थित होता था। ऊपर दिए गए चित्र में S1, S2, S3, S4, S5, S6 यह दर्शाता है कि अलग अलग विशेष कार्यों के लिए अलग अलग विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब यहाँ से जो है वो आपको समझ में आ गया होगा फिगर।
ये जो S1 है, S2 है, S3, S4, S5, S6, ये बताता है कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे अगर जो सामान्य कारक होगा वो सेम आपका रहने वाला है, ठीक है, एक ही कारक की आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो अंतर होता है। अब हम लोग विशिष्ट कारक की विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशिष्ट कारक को अर्जित किया जा सकता है। सामान्य कारक को हम लोग जो है वो जन्मजात अर्जित करते थे, जन्मजात मतलब कि ये होता था वो, और ये आपका अर्जित है। इसके अलावा यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कारक क्रिया विशिष्ट होता है, अर्थात भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारक होते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है, इस कारक को प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जबकि सामान्य कारक को क्या होता था कि सामान्य कारक में प्रशिक्षण या अनुभव का जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। नेक्स्ट आपका, कला, हस्तकला, संगीत, नृत्य तथा गायन जैसे विषयों में विशिष्ट कारक आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो इतना चीज़ें फर्स्ट थ्योरी में लिखना होगा, ठीक है। ये जो आपका सिद्धांत हो गया, इसमें आपको इतना चीज़ें जो है वो लिखना है द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम लोग जानते हैं जो दूसरा सिद्धांत आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है आपका समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो आपका दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। एक का नाम था थ्रस्टन, जिसके नाम पे थ्रस्टन समूह कारक सिद्धांत रखा गया, और दूसरा मनोविज्ञान का नाम था केली, जिसके नाम पे जो है वो केली समूह कारक सिद्धांत रखा गया है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, वो है आपका थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। तो थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत क्या है? तो थर्स्टन समूह कारक का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। बुद्धि में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं या योग्यताओं का एक देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखना है कि थर्स्टन समूह कारक का प्रतिपादन जो है वो थर्स्टन ने किया था। अब थर्स्टन के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि थर्स्टन के अनुसार या फिर थर्स्टन ने इस सिद्धांत में ये कहा कि बुद्धि में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं या योग्यताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा, सही से कर लीजिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं या योग्यताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है। तो ऐसा कथन किसका था? आपका थर्स्टन का। उसके अलावा थर्स्टन ने और क्या कहा इस सिद्धांत के रिगार्डिंग? तो थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया। तो किस आधार पर किया? कारक विश्लेषण के आधार पर। उसके अलावा नेक्स्ट आपका क्या है? तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहा कि बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों की समूह से होती है। उन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा कि बुद्धि की जो संरचना है वो कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है। जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉट है वो उसको हटा दीजिएगा, इतना को जो है वो एक ही सेंटेंस में कर लीजिएगा, ठीक है, एक ही पॉइंट में। तो उनके अनुसार जो है वो बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है, दो या दो से अधिक, ठीक है, मूल कारक मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। और इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा? तो थर्स्टन ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। जाहिर सी बात है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण है, ठीक है, इसके डिफिनेशन में भी। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका, उनका कहना था कि मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र है, फिर भी जब ये समूह में कार्य करती है तो इनमें परस्पर संबंध या समानता पाई जाती है। इसके अलावा और क्या कहा था? तो कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह की होती हैं और उनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है, ठीक है, जैसे विज्ञान विषयों के समूह में भौतिक, रसायन, गणित तथा जीव विज्ञान आदि का संबंध, ठीक है। इस प्रकार संगीत कला को प्रदर्शित करने के लिए तबला, हारमोनियम, सितार आदि बजाने में परस्पर सहसंबंध रहता है। तो इतना जो है वो 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सब जो है वो थर्स्टन के द्वारा इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो बात कही गई थी, ठीक है। अब देखिए, थर्स्टन ने बुद्धि के 7 प्रकार की योग्यताओं के मिश्रण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था कि बुद्धि में जो है वो 7 प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण पाया जाता है। तो उन 7 प्रकार के योग्यताएं क्या क्या है, उनका नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इन योग्यताओं को मापने के लिए PMA टेस्ट, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी योग्यता है?
तो सातों का नाम अगर आपको याद रहता है तो आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम में जो है वो लिख सकते हैं। सांख्यिकी योग्यता है, शाब्दिक योग्यता है, स्थान संबंधी योग्यता है, शब्द प्रभा योग्यता है, वाचिक या तार्किक योग्यता है, स्मृति संबंधी योग्यता है, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता है। ठीक है, इसी को जो है NVS, उसके अलावा WRMP से डिनोट किया गया है। ये आपका W हो गया, इंग्लिश में भी नाम आपका लिखा हुआ है, तो आप जो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो है वो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बुक में या फिर जो गूगल या इंटरनेट में जो है आपको नोट्स जो है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो किताबी लैंग्वेज में लिखा रहता है। यहाँ पे एकदम आपको सरल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा नोट्स। ठीक है, जिसे पढ़ के आप एक बार में याद रख सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आगे भी बीएड से रिलेटेड ऐसे ही नोट्स जो है वो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चैनल में नए होंगे तो। ठीक है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, एंड बीएड का नोट्स, सीटेट का नोट्स, एंड इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो है बुद्धि का लगभग सभी टॉपिक्स यहाँ पे जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। 3 से 4 टॉपिक हो चुका है, और आपका 2 से 3 टॉपिक इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वो बचा हुआ है, उसका वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग का आपको लगभग एग्जाम से पहले जो है वो सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।